हेलो माय डियर हेलो माय डियर लर्नर्स। आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि जो एग्जामिनेशन है हमारा एसबीआई पीओ का या सिमिलर कोई एग्जामिनेशन है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं, इतने सारे गाइडेंस वीडियोस देख चुके हैं, इतनी सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, मॉक लगा चुके हैं, ग्रामर के सारे रूल रट चुके हैं, लेकिन फिर भी एट लास्ट जो मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में वो बन नहीं रहे हैं और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो हम उसके आसपास भी भटक नहीं रहे हैं। आज का ये सेशन मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ ऐसा आपको जरूर सिखाकर जाएगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा। आज के इस सेशन में मैं एक 2 स्टेप अप्रोच की बात करने वाला हूं, जिसको अगर आप आजमाएं और इंप्लीमेंट करें अपनी लर्निंग में तो जो भी बचे हुए दिन हैं आपके एग्जामिनेशन में उसमें आप बेहतरीन तरीके का जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखिए वो 2 स्टेप अप्रोच क्या है, इसके लिए आप मेरे साथ एंड तक जुड़िएगा। थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा, हालांकि 10-12 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बार यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटली अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है, इस छोटे से सेशन को एज अ लर्निंग एक्सरसाइज लीजिएगा। जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा अपने डे टू डे रूटीन में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप एक आम एस्पिरेंट हैं, आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनमें से या हो सकता है इन सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। जैसे कि पहला है, इन स्पाइट ऑफ कवरिंग द सिलेबस मार्क्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। आपने अपना सिलेबस भी पूरा कर लिया है, किताबें भी पढ़ ली हैं, कोर्स भी कर लिया है, लेकिन जो मार्क्स है ना आपके वो उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होंगे कि जो आपने पढ़ा है और जो आपके मॉक में दिखाई देता है या जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं उसमें एक बहुत बड़ा क्या है, गैप है। मतलब पढ़ कुछ रहे हैं, आ कुछ रहा है, किताब में कुछ लिखा हुआ है, सवाल कुछ पूछा जा रहा है। 120 रूल्स याद कर रखे हैं, रूल के 2 क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे एग्जामिनेशन में। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, यकीन रखिए समाधान है मेरे पास। तीसरा देखिए, ऑलवेज अनश्योर अबाउट द राइट ऑप्शन, टेक वाइल्ड गेसेस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड सिमिलर पैटर्न। ये जो पैटर्न है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज टेस्ट के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, जब सामने ऑप्शंस दिखाई देते हैं तो जबरदस्त वाला कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होता है, पता ही नहीं चलता भैया आंसर कौन सा है। वाइल्ड गेस, सिंपल भाषा में गए तो तुक्का मारने पर मजबूर हो जाते हैं, या मार्क करते वक्त कभी भी श्योर ही नहीं होते कि जो आंसर दिया है ये राइट भी है या नहीं है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, हर नया मॉक, हर नया सेशन हमें ऐसा एहसास कराता है कि यार अभी हमने ये भी नहीं किया, अभी तो ये भी छूटा हुआ है। मतलब सिलेबस ऐसा लगता है कि इंग्लिश का कभी खत्म ही नहीं होगा, ये एंडलेस है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आप इनमें से किसी से भी परेशान है तो थोड़ा सा टिक जाइए, बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स है ये। अब देखिए कुछ मैं फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। अपने स्ट्रेटजी के बारे में बात करें उससे पहले साथ में चीजें जब हम फैक्ट से देखते हैं तो हमारा डायरेक्शन एकदम क्लियर होता है। ये कही हुई बातें नहीं, आप खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वही आपको वहां भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने 2 साल के पेपर्स को एनालाइज किया, इनफैक्ट मैं पहले के पेपर्स को भी एनालाइज कर चुका हूं, लेकिन यहां पर 2 सालों के पेपर के बारे में मैंने लिखा है। 2022 का पेपर देखिए आप, अगर आप उस पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 65% क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके रीडिंग सेक्शन से आते हैं। लगभग 65%, कैन यू बिलीव इट। और उसके बाद जब 65% क्वेश्चंस आपके रीडिंग सेक्शन से आते हैं, जिसमें आपके पैसेजेस हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स हैं, वर्ड स्वैप है, क्लोज टेस्ट है, दूसरे पैटर्न से जो पूरी तरह से क्या है, रीडिंग सेंट्रिक है। मतलब अगर रीडिंग बढ़िया है तो सॉल्व होंगे, अगर रीडिंग खराब है तो सॉल्व नहीं होंगे। उसी तरह से 2021 के पैटर्न में जाएं तो लगभग 60%, मतलब लगभग समान ही नंबर है। एक क्लियर मैसेज हमें देता है कि एग्जामिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है हमारा, वो हमारा रीडिंग पार्ट है।
अब जरा आप अपने टाइम टेबल को देखिए, आप क्या पढ़ते हो। और मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी में आप सबसे ज्यादा टाइम, मैं जानता हूं, 100% ग्रामर को देते हैं। आप अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा या तो ग्रामर पढ़ने में बिताते हैं, या फिर आप वोकैबुलरी याद कर रहे होते हैं, या 125 रूल्स का रट्टा मार रहे होते हैं, या फिर शब्दों को कहीं नोटबुक में सजाकर आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप जिस चीज को 80% समय देते हैं, 90% समय देते हैं, वो आती 15% है। आपका 80% एफर्ट जहां पर जाता है, एग्जाम में वो 10-15% दिखाई देता है, तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगा? सोचिए जरा इस बात को। हमारी ट्यूनिंग, हमारा सिंक ही नहीं है जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो एग्जामिनेशन में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में यह बात समझनी पड़ेगी कि आपका एग्जामिनेशन आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है भाई। किसका? लैंग्वेज का। और लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रीडिंग। मेरी बात पर भरोसा ना हो, कभी किसी छोटे बच्चे के स्कूल में चले जाइएगा, पहले क्लास, दूसरी क्लास, तीसरे क्लास में, जरा कॉरिडोर्स में घूम के देखिएगा, आवाजें आएंगी क्लास में से। किसकी? क्या उनको ग्रामर पढ़ाया जा रहा है? नाउन प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है? क्या उनको वोकैबुलरी पढ़ाई जा रही है? बताओ, वेलिएंट, इंट्रेपिड, एसिडोस का मीनिंग क्या होता है? नहीं। अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपको जो क्लासेस में से आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज है रीडिंग की। टीचर पढ़ रहा है, बच्चे दोहरा रहे हैं। सबसे बेसिक एलिमेंट लर्निंग का रीडिंग ही होता है। और अगर वो अच्छा नहीं तो कभी ग्रामर अच्छी नहीं हो सकती, कभी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती, या कोई भी दूसरा एस्पेक्ट जो है वो कभी भी बढ़िया हो ही नहीं सकता। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आप इस बात को समझिए कि यहां से, इस पेज से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हम 80% समय जहां लगा रहे हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, पहले हमें इससे छुटकारा पाना। हम ये नहीं कह रहे इसको हमने छोड़ना है, नहीं, हमको इसको कायदे से करना है और जो इंपॉर्टेंट चीजें उन पर फोकस करना है। दूसरा, आपसे अगर मैं कहूं कि आपने ग्रामर पढ़ा है, टीचर ने सिखाया, आप कहेंगे हां सिखाया। क्या वोकैबुलरी रटाई? हां रटाई। रीडिंग सिखाई? रीडिंग सिखाई क्या आपको? आप कहेंगे नहीं, रीडिंग कोई नहीं सिखाता। क्यों? प्रैक्टिस कराते हैं, सिखाता कोई नहीं है। जो चीज 70%, 60% आ रही है, वो हम कभी नहीं सीखते। वो हम मॉक में कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये, और सीखने का मतलब इंग्लिश, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये हिंदी, तो भाई आएगी कहां से? याद रखिए। और मैं आज इस सेशन में जरूर बात करूंगा कि कैसे सीखा जाए। सीखेंगे तभी तो उठेंगे। प्रैक्टिस हमें ऊपर नहीं उठाती, प्रैक्टिस हमें ये रियलाइजेशन कराती है हम खड़े कहां पर है। लेकिन जहां पर खड़े हैं वहां से ऊपर भी तो जाना है ना, सीखना पड़ेगा। वी नेवर लर्न रीडिंग, ऑलवेज प्रैक्टिस इट। हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज के क्लास में हम इस बारे में भी बात करेंगे, रीडिंग कैसे सीखी जाए एग्जामिनेशन के हिसाब से। हमारी नजर में कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि भैया हिंदी कर लो, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। हिंदी का मतलब आ गया तो हो गई रीडिंग, खत्म। ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आगे मैं आपको देने जा रहा हूं। और याद रखिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। और अगर आप आज से इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, 15 दिन में यू विल बी अ चेंज पर्सन। आप 15 दिन में अलग ही इंसान होंगे। और ये हजारों स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। कभी सुबह 8 बजे का सेशन लगा के देखिएगा, वहां पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। देखिए जरा, अब जब आप कुछ पढ़ते हैं, मैं मान लेते हैं एक समय आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, आपने ग्रामर पढ़ी है, बहुत बढ़िया पढ़ी है। अभी आप खुद को तैयार मानते हैं, मान लीजिए आप तैयार मानते हैं कि मैं तो तैयार हूं भैया, आप सर अब गलत बात कर रहे हो। मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जरा पढ़िए इन 3 क्वेश्चंस को, जरा ध्यान दीजिए इन 3 क्वेश्चंस पर, एक बार समझने की कोशिश करिए। आप पॉज करके भी कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ लीजिए। आप इन तीनों सेंटेंसेस में मुझे एक भी ग्रामर का एरर नहीं बता पाएंगे। आप मुझे एक भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत नहीं बता पाएंगे। जो भी 125 रूल, 130, 140 जो भी है, जो आपने पढ़े हैं ना, ये तीनों सेंटेंसेस उस पर खरा उतरते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अगर ये आपके एग्जाम में आएंगे तो ये तीनों ही गलत हैं, तीनों ही गलत हैं। आपका सर चक्कर आ गया होगा कि सर ग्रामर सही है, सेंटेंस कैसे गलत है?
अरे मेरे भाई, योर एग्जामिनेशन इज द टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज, अंडरस्टैंड इट। आपकी भाषा का टेस्ट है, और भाषा का मतलब ग्रामर नहीं है कि ग्रामर के रूल सही है तो सेंटेंस भी सही है। भाषा में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते, वो है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। जो बात कही जा रही है ग्रामर के आधार पर उसका सही होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो वो मतलब दे रही है वो मतलब भी सही होना जरूरी है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट ही गलत है तो ऐसी बात कहने का क्या फायदा। बात समझ में आई आपको? जरा समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, काइंडली आस्क द कुरियर बॉय टू कम लेटर एज आई हैव गॉन टू जयपुर फॉर सम अर्जेंट वर्क। इसमें कोई ग्रामर एरर नहीं है, आप एकदम सही लगा हुआ है सब कुछ, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि क्या आप कभी किसी से भी अपने पूरे जीवन में, या कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन में ऐसा सेंटेंस बोल सकता है कि मैं तो जयपुर जा चुका हूं? यही मतलब हुआ ना इसका, हिंदी में हम हिंदी में पढ़ने के आदी हैं। क्या आप कभी अपनी लाइफ में बोल पाएंगे कि मैं जयपुर जा चुका हूं? अरे भैया, तू जयपुर जा चुका है तो ये बात कह कौन रहा है? तू तो जयपुर जा चुका। अगर तू जयपुर से कह रहा है, अगर तुम जयपुर से कह रहे हो तो फिर ये क्यों कह रहे हो मैं जयपुर जा चुका हूं? ये कहो ना मैं जयपुर आ चुका हूं। जयपुर में हो ना तुम, राइट? आप कभी अपनी लाइफ में ये सेंटेंस बोल ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के आधार पर गलत है, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर गलत है। यहां तो यहां पर कम लिखिए, आई हैव कम टू जयपुर, मैं जयपुर आया हुआ हूं भाई, नहीं ले पाऊंगा कुरियर, ये मतलब है। दूसरा सुनिए जरा, when I was old, I was a shy, diffident and introvert person who was always looking to avoid social groupings. जब मैं बूढ़ा था तब मैं बहुत ही शर्मीला, आत्मविश्वास की कमी के साथ एक इंट्रोवर्ट बच्चा था, एक इंट्रोवर्ट आदमी था जो हमेशा सोशल ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता था। जब मैं बूढ़ा था तो मैं अभी क्या हूं? अभी क्या मैं बुढ़ापा क्रॉस कर चुका हूं? क्या अभी मैं कब्रिस्तान में से कब्र में से बोल रहा हूं कि जब मैं बूढ़ा था? क्या कभी भी वो कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है? क्या कभी भी कोई भी इंसान ये कह सकता है कि जब मैं बूढ़ा था? मरने के बाद ही कह सकता है, और मरने के बाद कहना तो पॉसिबल है नहीं। कॉन्टेक्चुअली गलत है, कॉन्टेक्स्ट गलत है। तीसरे में आइए, इट वॉज अ मिजरेबल एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। लाइट चली गई, एलिवेटर ने काम करना बंद कर दिया, वी कुड नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन। अरे भैया, ऑक्सीजन कैसे ब्रीथ करते हो मुझे भी बता दो। ये फालतू की 4-5 गैसेस मैं ले रहा हूं अपने अंदर, कोई मतलब है? ले रहा हूं, निकाल रहा हूं, ऑक्सीजन ही लूंगा मैं तो बस। अरे भाई, इस ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, खाली ब्रीथ लिख दो कि वी कुड नॉट ब्रीथ एंड वर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और सर्वाइवल के लिए परेशान हो रहा था। बात समझ में आई? एग्जाम छोड़ दो साइड में, पहले लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आप क्या याद कर रहे हो? आप ये याद कर रहे हो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये। अरे भाई, ये भी तो देख लो कि पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है क्या वो सही है? अगर वो सही है तो सेंटेंस सही है। बाद में देखो ना ग्रामर, जब मीनिंग ही गड़बड़ दे रहा है तो फिर ग्रामर देख के कर क्या लोगे? और मीनिंग कैसे देखेंगे? दोबारा उसी पेज पर पहुंचे। रीडिंग, जब तक रीडिंग बढ़िया नहीं, मीनिंग कैसे पता चलेगा मेरे भाई? बात समझ में आ रही है मैं किस पॉइंट पर एम्फेसाइज कर रहा हूं? द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन एनी वन डे एग्जामिनेशन, बी इट एसबीआई, पीओएस, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी एंड डीएससी, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, जब तक आप अच्छे रीडर नहीं है, आप अच्छे एस्पिरेंट कभी नहीं हो सकते। इस बात को समझिएगा। आगे बढ़िए जरा। अब आप क्या करते हैं? आपके सामने मान लो एक सेंटेंस आ गया, आप क्या करेंगे? आप सेंटेंस को सेंटेंस की तरह नहीं देखते, एज अ होल नहीं देखते, आप अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अच्छा ये सही लिखा है, सही सही लग रहा है। अच्छा ये सही लिखा है, सही सही लग रहा है। अच्छा ये सही लगा है, सही सही लग रहा है। अच्छा ये सही, अच्छा सही लग रहा है। पेशेंट भी सही लग रहा है, डॉक्टर भी सही लग रहा है, फ्रुक्टोज भी सही लग रहा है, दा भी सही लग रहा है। अरे बस ये जो है ना, ये सही नहीं लग रहा। ये मुझे मेरे टीचर ने, श्री 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 डैश ने 121 ने रूल नंबर 5777 में बताया था कि शुगर को प्लूरल नहीं कर सकते। तो तुम्हें सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। तुमने इस सेंटेंस को जब देखा, जब ये सेंटेंस में आया, तुमने ठान लिया कि गलती तो मैं यही ढूंढूंगा। बाकी तुम्हें सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है।
तुम्हारे लिए हर चीज ऑब्जेक्टिव है। ये सब तो फालतू में लिख दिया एग्जामिनर ने, उसको तो कोई काम नहीं है, पेपर में फालतू में लिखे हुए हैं, बस तुम्हारे मुद्दे की चीज तो ये है ना, तो तुम इसी पर अटैक करोगे। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये सारे वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स लिखे हैं ना, यही सारों से सेंटेंस बना हुआ है। अब ये सेंटेंस अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, 99% ऑफ यू पीपल क्या करोगे, इसको गलत कर दोगे, क्योंकि तुमने रूल याद किया हुआ है। क्योंकि तुमने रूल याद किया हुआ है कि शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल मत करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई बता देता कि कोई भी अनकाउंटेबल चीज तब तक अनकाउंटेबल है जब तक उसको गिना नहीं जा सकता, इस सेंटेंस में तो वो बता रहा है कि डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट से शुगर के लिए कुछ कहा। कौन से शुगर, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। कितने हो गए, 2। तो भैया जब तुम काउंट कर रहे हो और काउंट करके जब नंबर तुम्हारा प्लूरल आ रहा है तो उस चीज को प्लूरल ही तो लिखोगे। तो प्लूरल ही लिखोगे तो शुगर सही है, क्या दिक्कत है। एरर यहां पर कहां पर है, तब तक नहीं आएगा जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक मीनिंग नहीं निकालोगे। निकालो जरा मीनिंग, क्या कह रहा है सेंटेंस कि द डॉक्टर प्रेस्क्राइब द पेशेंट फ्रॉम हैविंग शुगर्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब यहां पर हमें क्लियरली पता है डॉक्टर यह कह रहा है कि भैया शुगर, चीनी मत खाना। फ्रॉम हैविंग, इससे दूर कर रहा है, किससे, चीनी से दूर कर रहा है। कैसी चीनी से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टाइप का शुगर मत लेना। तो मत लेना, आप प्रेस्क्राइब्ड का मतलब तो है लेना, ना लेना, परहेज करना, फॉरबिड करना। तो यार हम बोलते हैं उसको क्या, प्रोस्क्राइब्ड बोलते हैं, प्रेस्क्राइब्ड तो नहीं बोलते। प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर करता है ना कि ये दवा ले आना, उसको प्रिस्क्रिप्शन ही तो बोलते हैं। डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया मतलब ये ले लेना। लेकिन ये चीजें, सर्दी है ना, आइसक्रीम मत खाना, क्या किया है उसने, प्रोस्क्राइब किया है। तो यहां पर प्रोस्क्राइब किया जा रहा है, उसको फॉरबिड किया जा रहा है। कब तक आंसर नहीं आएगा, जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं। क्या काम है, रीडिंग 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 रीडिंग, याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, अब दूसरा जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, एक वर्ड देखा, उसका मीनिंग याद कर लिया। किसी ने कहा कि भाई एक शब्द है वेलिएंट, आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग होता है ऑडेशियस, ठीक है, इसका मीनिंग होता है हेरोइक, आप याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी आपने सोचा कि कभी शब्द अकेला तो आता नहीं है, वो तो वाक्य में लिखा हुआ आता है। यानी जो वाक्य में लिखा हुआ आता है उसे कॉन्टेक्चुअल वोकैब कहते हैं, कि एग्जाम्पल्स समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आसान सा शब्द लिखा है मैंने जानबूझकर, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे चाबी। की का मतलब चाबी होता है, बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है। और मान लीजिए कि आप एक ऐसे बच्चे जिसको की का मतलब नहीं पता, मैं कहूंगा, मैं कहता हूं कि वो क्या याद कर लीजिए, तो आप की का मतलब चाबी याद कर लेते हैं। क्या फायदा हुआ उस चाबी को याद करने से, क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये जो की वर्ड है इसके टोटल 11 मतलब होते हैं। कितने, 11 डिफरेंट मीनिंग्स। कब तक याद करोगे मेरे भाई, कब तक, और क्या कर लोगे, सवाल तो ये भी है। यहां सुबह नाश्ता क्या किया है वो हमें याद नहीं रहता ठीक से, आधे घंटे पहले मम्मी ने क्या सामान लाने के लिए कहा था मार्केट से, ये याद नहीं रहता। 11, और ऐसे जाने कितने शब्द है, क्या सब याद कर लोगे, क्या सुपर कंप्यूटर भगवान ने एआई फिट करके तो नहीं भेज दिया दिमाग में, राइट। 11 होते हैं, मैंने कुछ लिखे हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे पहला, अ डिवाइस यूज्ड टू ओपन अ लॉक और स्टार्ट अ कार, चाबी। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई कार की, मेरे कार की चाबी खो गई है। दूसरा मीनिंग, समथिंग दैट इज नेसेसरी टू डू और अचीव सक्सेस, कोई चीज जो जरूरी हो करने के लिए। जैसे द की टू लर्निंग इंग्लिश, यानी सबसे जरूरी चीज अंग्रेजी सीखने के लिए क्या है, इसे डेली प्रैक्टिस करो। तो यहां पर क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट नेसेसरी थिंग। तीसरा देखिए, एनी ऑफ द बटन्स ऑफ अ टाइपराइटर और कंप्यूटर, टाइपराइटर में जो और कंप्यूटर में जो बटन्स होते हैं उनको भी कीज बोलते हैं, कंट्रोल की, स्पेस की, वो भी मतलब है। मीनिंग, की का एक मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, कि ये कल का मैच देख, अगर कल जो मैच हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, सबसे की प्लेयर कौन था, मोहम्मद शामी। ऐसे टाइम पे 5 विकेट ले गया, जैसे जिस टाइम पर वो 300 के पास जा रहे थे, 300 के पास जाते इंडिया को दिक्कत है। ही वॉज द की प्लेयर, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर, प्रोमिनेंट, सबसे जरूरी। यहां पर देखिए, की का एक मतलब होता है, मार्कस कीड द विक्ट्री।
अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब फॉर्म में। कहने का मतलब है देयर आर सो मेनी यूजेस और इनको याद करना पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर याद करना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें हम ऐसा कि हमारा काम भी बने, शब्द भी याद हो और लॉजिकली भी याद हो कि एग्जाम में आए तो देखकर पता चले। मैं बताता हूं आपको, सुनिए जरा। आप में से 99% बच्चों ने कुछ ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों के अलावा यह शब्द नहीं सुना होगा, रैबिट ट्रेट नहीं सुना होगा। आपके हिसाब से आपको इसका वोकैब आता नहीं है, मैं बताने भी नहीं जा रहा, लेकिन मैं कुछ करने जा रहा हूं। यहां पर जब आप इस शब्द को देखते हैं, यू आर वेरी अनक्लियर अबाउट द मीनिंग, आपको पता ही नहीं है कि भैया इसका मतलब क्या है। लेकिन अब जब मैं इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना शुरू करता हूं, देखिए, द एम्प्लॉय वॉज प्रेस्ड फॉर हिज ऑनेस्ट एंड रैबिट्रेट बिहेवियर। एम्प्लॉय की तारीफ हुई क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा था, ऑनेस्ट था और रैबिट्रेट। अब हमारे दिमाग की बत्ती जली, अच्छा ऑनेस्ट था और रैबिट्रेट था, इतना तो पता चल गया कि यार पॉजिटिव बात हो रही है, बढ़िया है, ये रैबिट्रेट का मतलब पॉजिटिव है। चलो ये क्लैरिटी बन गई। अब अगर पॉजिटिव है तो देखिए, एवरीवन एडमायर्ड हिज डेडिकेशन, सबने उसके डेडिकेशन की प्रशंसा की, उसके काम के प्रति उसका जो डेडिकेशन था। अब और क्लियर होने लग गया, इन द एब्सेंस ऑफ हिज फेलो टीम मेंबर, जब उसके साथी ऑफिस से एब्सेंट थे, ही अकेला, सोली का मतलब अकेला, ही सोली टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, वो अकेला ही प्रोजेक्ट पे काम करता रहा, कोई नहीं था, अकेला करता रहा। He worked day and night to complete it. हर वाक्य जो यहां जुड़ रहा है वो इसके मीनिंग को और क्लियर कर रहा है, चाहे आपने ये लाइफ में सुना हो या ना सुना हो। Sometimes he had to work for more than 15 hours a day. इतने सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको इतना क्लियरली पता चल रहा होगा कि उसका मीनिंग अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता, लेथार्जिक लेजी नहीं हो सकता, इनएक्टिव नहीं हो सकता, आलोचना करने वाला नहीं हो सकता। इसका एक ही मतलब हो सकता है, इंडस्ट्रियस, जिसको हम मेहनती कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुना था, अभी 2 मिनट से पहले, आज जब उसको पढ़ते हैं पैसेज में तो एक अनजान शब्द आप समझ पाते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैब। और आपके एग्जामिनेशन में यही पूछी जाती है, सिर्फ यही पूछी जाती है, कभी अकेला शब्द आता ही नहीं, और यही पूछी जाती है। तो इस रैबिट ट्रेट का मीनिंग जानने के लिए आपको इसका मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, इसके इर्द गिर्द जो लिखा है वो अगर आप समझ जाएं, जो कि बहुत आसान है, तो आप इसका मीनिंग भी समझ जाएंगे। अगेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग। रुकिए, बता के जाऊंगा कैसे इंप्रूव करेंगे, ध्यान से सुनिए। क्लियर है? आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, रैबिट ट्रेट नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। रैबिट ट्रेट नाम का शब्द है ही नहीं इंग्लिश में। सोचिए क्या वंडर है, एक ऐसा शब्द जो है ही नहीं, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में लगता है तो मीनिंग देता है। तो मतलब कि शब्दों के अपने कोई मीनिंग नहीं होते, जिस सिचुएशन में वो लगे हैं ना, वो सिचुएशन मीनिंग डिसाइड करती है। इसी को कॉन्टेक्चुअल वोकैब कहा जाता है, और यही भाषा को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर हुआ है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूं। आपको 100 चीजें नहीं करनी, अभी मेरा फोकस सिर्फ एक ही बात पर है, ये कर लो, बहुत जिंदगी सुधरेगी तुम्हारी। कैसे करोगे मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये मुद्दे मैंने आपको क्लियर कर दिए, सॉल्यूशन पे आते हैं। अब आप जो सुन रहे हैं मुझे, आप अलग अलग तरीके के प्राणी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने रीडिंग के नाम पर सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस में आई लव यू और सॉरी बोला। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूल में थोड़ा सा ऐसे वैसे लिखे होंगे हल्के फुल्के। कुछ ऐसे होंगे जो बढ़िया पढ़ते होंगे, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ते होंगे। अब 3 तरीके के लोग हैं, तो क्या करना चाहिए? आप किसी भी तरीके के हों, आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। अगर आप कम समय में अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं और रीडिंग सुधारना चाहते हैं, पहला सॉल्यूशन गाइडेड रीडिंग। आप करते तो हैं, क्या सीखे हैं रीडिंग कैसे करनी चाहिए? गाइडेड रीडिंग कैसे? आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करनी है इसके लिए आप एक बार सुबह मेरा 8 बजे का वोकैबुलरी सेशन लगा के देखिए। तो वहां पर मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराता, मैं आपको सिखाता हूं कि रीडिंग करनी कैसे होती है, पैसेज को एनालाइज कैसे किया जाता है,
जब डेटा वाला पैसेज आए, नंबर वाला पैसेज आए तो कैसे पढ़ना है, जब फैक्ट्स वाला पैसेज आए तो कैसे पढ़ना है, जब ऑथर का मूड खराब है, आलोचना कर रहा है तो कैसे पढ़ना है। और पढ़ने से ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, और जब आप पैसेज पढ़ लें तो उसके बाद जो आपसे वो सवाल पूछकर आपका दिमाग खराब करता है, क्या मजा ही आ जाए जिंदगी का अगर आपको पता हो कि जो पैसेज में एग्जाम में पढ़ रहा हूं उसके पीछे किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अगर कोई आपको ट्रेन कर पाए कि कोई भी पैसेज आ जाए सवाल इसी कैटेगरी से आएंगे, तो सोचो दुनिया कितनी बेहतरीन हो जाएगी। क्लास में आपको पैसेज के बाद एमसीक्यूज जो है एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न, प्री प्लस मेंस दोनों को आप लगाकर देख लीजिएगा, कोई भी पास सेशन, इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, इतना कंटेंट एग्जाम में आएगा जब आप गाइडेड का मतलब है असिस्टेंट, जब मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, आपकी स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी, आपकी जो गति है पढ़ने की उसमें भी सुधार आएगा, और वो बहुत जरूरी है समय पर खत्म करना पेपर। और साथ में क्योंकि आप इतने सारे शब्द पढ़ रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी अपने आप बढ़ेगी, आपको कुछ अलग से रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बेहतर होंगे। तो ये पहला काम करना है। अब मैंने देखा है बच्चे क्या होते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं, एक दिन कर लिया, अरे सर नहीं सुधर रहे। अरे भाई तुमने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, 22-23 साल, तुम्हारे अपने मम्मी पापा की नजर में अभी तक नहीं सुधरे, तुम एक दिन में रीडिंग कैसे सुधार लोगे? मिनिमम 15 to 20 डेज। अगर आप एसबीआई पीओ देने जा रहे हैं तब भी आपके पास इतना समय है। इतने दिनों बाद आपको ग्राफ देखना शुरू होगा। सुबह के सेशन में जो बच्चे आते हैं, जो मेरे साथ 3-3 महीने से जुड़े हैं, वो कंसिस्टेंटली 90% मार्क्स लेकर आते हैं डेली, नहीं तो आप लाइव आकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने 15-20 दिन तक लगातार करना है, और जब तक पॉसिबल हो सके तब तक करो, बेहतर ही होते जाओगे, बेहतर ही होते जाओगे। अब देखिए, जब गाइडेड रीडिंग आप करते हैं तो मैं आपकी मदद कर रहा होता हूं, आपकी सहायता कर रहा होता हूं, खुद करना भी जरूरी है। उसी क्लास में मैं आपको एक पैसेज सेल्फ रीडिंग के लिए देता हूं, जहां पर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आप वो पैसेज नहीं पढ़ना चाहते तो द हिंदू का आप न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर 9th या 10th पेज पे कोई भी पैसेज जो है आपको पसंद आ रहा है, आपको इंटरेस्ट कर रहा है, आप उसको पढ़ लीजिए। सेल्फ पढ़ना है ये। अब कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। पहली बार जब पढ़ रहे हो तो डिक्शनरी लेके मत बैठ जाना कि इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, उसका मीनिंग नहीं। सांस भरो, पहली लाइन से पढ़ना शुरू करो, आखिरी लाइन तक रुकना नहीं है। मीनिंग आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट यू हैव टू रीड राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड विदाउट अ ब्रेक। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। समझ में 5% आ जाए कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम रीडिंग। जब एक बार पढ़ लें इतना तो पता चल ही जाता है, अच्छा ये बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बार जब पढ़ें तो वो पॉइंट्स जो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो शब्द आपको जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन शब्दों को रेफर करिए डिक्शनरी में और वहां पर लगाइए, और फिर मीनिंग गेज करते करते आगे बढ़िए। ये भी अगर आप 15 से 20 दिन करते हैं, आप अपने 70% पेपर के लिए तैयार होते हैं, बिना किसी कोर्स के, बिना। और मैं याद रखिए, ये नहीं कह रहा ग्रामर पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रामर की शुरुआत भी रीडिंग से होती है, क्योंकि ग्रामर में भी तो आएगा सेंटेंस ही ना सामने। जब उसको ही ठीक से नहीं पढ़ पाओगे तो एरर कैसे निकलेगा? अब राम वेंट टू स्कूल वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है ना, बड़े सेंटेंस आते हैं। पढ़ने के लिए स्किल चाहिए। ये पहला स्टेप है जो आपने करना है, इससे आपका 60-70% काम हो जाएगा। दूसरा स्टेप जो है वो क्या है? ग्रामर। ग्रामर भी बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है मैं बताऊं। While finding error, जब आप एरर्स ढूंढने की कोशिश करें, आप सेंटेंस को सिर्फ ग्रामर के आधार पर ना देखें कि रूल सही लगा है नहीं लगा, वो तो देखें ही देखें, लेकिन उसके बाद यह भी देखें कि भैया जो मीनिंग आ रहा है क्या वो सही है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था आपको, दोनों चीजों पर जो है गौर करिए सेंटेंस को, तब डिसाइड करिए वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि रीडिंग को गोली मारो, पढ़ लो, एक बार देख के बताओ कौन सा गलत है, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम देखोगे ना, तुम जैसे दूसरा सेंटेंस देखोगे, हेड, तुम्हारी सांस चढ़ेगी, हेड और चढ़ेगी, इस हेड में तो अटक ही जाएगी, कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बेहुदा, ये गलत है। जबकि सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। फर्स्ट वाले का मतलब है कि एक मॉर्निंग मैंने हाथी को मार दिया इन माई पजामा, जिसने मेरा पजामा पहन रखा था। ये मीनिंग है इसका।
गलत है। अगर ग्रामर सीखेंगे तो इसका हमें पता चलेगा। इसका राइट आंसर है वन मॉर्निंग इन माय पैजामास आई शॉट एन एलिफेंट। आई शॉट एन एलिफेंट। अब पता चल रहा है पजामा पहना किसने, मैंने पहना है। इसमें तो ऐसा लग रहा है इस हाथी ने पहना हुआ है, गलत है। अब यहां पर देखिए, ये हेड है हेल्पिंग वर्ब, ये हेड है मेन वर्ब। इसका मतलब है ऑल द फेट ही हैड, मतलब यहां तक कि जो भी विश्वास उसके पास हुआ करता था। अब देखिए कॉमा लगा है, हैड नो अफेक्ट। ये हैड दिखा रहा है कि उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, कोई पोजेशन, कोई रिजल्ट नहीं आया ऑन द आउटकम ऑफ हिज लाइफ। सेंटेंस हम ग्रामर सीखेंगे तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन नजरिया जो है वो क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। आपका एग्जामिनेशन का पहला पड़ाव है अपनी रीडिंग को बेहतरीन करना। जो तरीके मैंने बताए उनको आजमाइए, आपका रीडिंग दिन पे दिन बेहतरीन होगा। और अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है पढ़ना चाहते हैं, दशहरे का टाइम है, कल दशहरा है, तो इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उस पर हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 25 अक्टूबर तक जो है वैलिड है। साथ में मेरा बैच जो है आप देखेंगे, बैंक महाविश्वास पैक जो है उस पर भी क्या है आपके लिए ऑफर्स हैं, और साथ में बहुत सारे बैचेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये 3999 का, ये आपको सिर्फ 3199 में मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। 2 साल के सब्सक्रिप्शन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मेरी बातों से प्रभावित हुए हैं, तो आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहरहाल जो मैंने यहां पर आपको चीजें बताई हैं उनको आजमाइए, उनको करके देखिए। आई कैन अश्योर यू गाइस कि आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। बस की जो है वो क्या है, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, हार नहीं माननी पड़ेगी। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को भी रेफर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज अपना ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।